हाय गाइस, कैसे हैं? मैं हूं परवीर। चलिए आज जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग जेक बोर्ड के साइंस कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 को देखने जा रहे हैं, जिसको अम्ल, क्षार एवं लवण कहते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, किसको एसिड बोलते हैं और किसको अम्ल बोलते हैं। तो पीएच मान पीएच मान 0 से 7 के बीच में रहेगा या 7 से कम, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। और क्षार किसको बोलते हैं? 7 से जो अधिक रहेंगे, 8, 10, 12, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, वो अम्ल कहलाते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले देखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को जूम करते हैं, ताकि आपको देखने में कोई त्रुटि न हो और अच्छे से समझ सके। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या बोल रहा। पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कब कर देता है? जब विलयन 7 से अधिक पीएच मान हो। 7 से क्या हो? पीएच मान 10 तक हो। तो 10 होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर क्या बोल रहा? कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने का पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो उसको हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोराइड, जिसको HCl बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड का 10 ml है और इसका विलयन HCl जो लिए हैं 8 ml लिए हैं। तो विलयन से संपूर्णतः उदासीन हो जाता है। जब हम लोग 10 ml NaOH लेंगे और HCl 8 ml लेंगे, तो पूर्णतः हम लोग का विलयन उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले, तो उसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक कितना लेंगे? तो देखिए, जब हम लोग का NaOH कितना लिया है, इसमें हम लोग का 10 ml लिया है, तो कितना हुआ? HCl 8 ml लिया है। अब हम लोग का NaOH जो है उसमें हम लोग का 20 ml है, तो HCl कितना लेंगे? देखिए यहाँ HCl जब हम लोग 10 ml लिए थे तो 8 लिए थे, तो यहाँ कितना लेना होगा? 16 ml लेना होगा, तभी तो होगा उदासीन पूर्णतः। बिल्कुल हम लोग का 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए बोल रहा, अपच क्या? तो क्या होगा? एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीसाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? तो पानी के साथ जब संयोजन करते हैं जल के साथ, तो उस टाइम हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कठोर हो जाता है। ठीक है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? बताइए। इमली में बहुत ही आप लोग क्या खाए हैं? गुपचुप खाते हैं कि नहीं? लड़की लोग का फेमस है गुपचुप में इमली जो देते हैं, इमली का पानी, उसमें कौन सा एसिड पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, इमली में कौन सा एसिड? सर जी, टार्टरिक हम लोग का इमली में पाए जाते हैं, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। समझ गए? चलिए वेरी शॉर्ट आंसर को देखते हैं। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको क्या नाम है? CaOCl2 को विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसको क्या नाम जानते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला ये होता है,
ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना का क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2 होता है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 प्लस Cl2 होता है, इसमें वाटर बाहर निकल जा रहा है, क्या है, जल बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। H2O क्या है, जल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, बताइए। कठोर जल के मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, बहुत हम लोग सब्जी में खाते हैं, बताइए। तो टमाटर में कौन सा हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अम्ल हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, चिट्टी के डंस में उपस्थित अम्ल में का नाम बताइए। चिट्टी जो काटते हैं, चिट्टी काटने से क्या होता है, आपका जलनशील होता है। जलता किस कारण, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसको मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं और फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। आशवित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हमेशा पूछा जाता है 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, आश्रित जल शुद्ध होते हैं, आश्रित जल जो होते हैं वो सबसे शुद्ध होते हैं, जिसमें आयन नहीं बनता है, जिसमें क्या होता है, उसमें आयन की मात्रा नहीं होती है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, विद्युत का चालन किसमें होता है, आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। यह अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत चालन को करते हैं, ठीक है। समझिए, समझे कि नहीं। देखिए पहले यहाँ वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है, क्योंकि बोल रहा है इसमें वायु में क्या क्या गैस मिलता है, SO2 सल्फर मिलता है और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और सल्फर ऑक्साइड मिलता है। दोनों गैस वायु के मिश्रण से क्या होता है, जल में परिवर्तन होता है और उसमें अम्लीय बना देता है, ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, बताइए। जल की जो अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, जल्दी से बताइए, क्यों नहीं होता है। क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अम्ल का व्यवहार इसलिए अम्लीय नहीं होगा, केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। अम्ल में अगर एसिड दे दिया जाए, एसिड, तो क्या H+ आयन है, नहीं है, तो इसको H+ आयन करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे, जिसको जल मिलाएंगे। जल में उपस्थित होने के बाद ही हम लोग का H+ आयन मिलेगा, ठीक है। अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है, क्योंकि अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए क्या होता है, हम लोग का आयनों का बनना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तीसरा नंबर, ताजी दूध की pH मान 6 होता है। ताजी दूध के pH मान कितना होता है, 6 होता है। दही बनने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए, ठीक है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा दही में पाया जाता है अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका pH मान 6 से कम होता है। क्योंकि अम्ल जब पाए जाते हैं तो हम लोग का 0 से 7 के बीच में रहेगा, तो हम लोग का 0 से 7 तो 7 से कम है, मतलब अम्ल है। अगर 7 से अधिक की ओर होता है तो क्या हो जाता है, ये बेस बन जाता है, जिसको हम लोग क्षार बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। और 7 से कम पाए जाने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल पाए जाते, अम्ल होते हैं, ठीक है,
समझ गए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बोर्ड मार्क परीक्षा में आपको जेक बोर्ड में हमेशा पूछने वाले प्रश्न है, ठीक है, किसमें, जेक बोर्ड के फाइनल में, ठीक है। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए इसका। उदासीनी अभिक्रिया को परिभाषा करना है पहले, उसके बाद दो उदाहरण लिखना है। तो ऐसी अभिक्रिया जैसा बोल रहे हैं ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जोड़ दीजिएगा जिसमें अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, उसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। पहला है इसका उदाहरण देखिए, NaOH प्लस HCl, तो क्या हो रहा है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस जल बन रहा है, ठीक है, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब हाइड्रोक्लोराइड को ये कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, तो यहाँ उदासीनी अभिक्रिया हो रहा, क्या हो रहा, उदासीनी करण अभिक्रिया हो रहा, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा, तब ना हो रहा जी। चलिए Mg किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम को बोलते हैं। OH2 किसको, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl से हम लोग करते हैं विलयन, तो क्या बोलता है, MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा और H2O, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग दो दो से यहाँ गुना किए हैं, ठीक है, दोनों तरफ। इसको संतुलित अब समीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है, संतुलित समीकरण बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है तभी हम लोग का समीकरण सही होता है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से हम समझा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, या लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का बटन मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। जब इसको जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जिप्सम बन जाता है, क्या बन जाता है, देखिए जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो हम लोग का क्या बन गया है, जिप्सम बन गया है। CaSO4 2H2 होता है, तो इसको हम लोग जिप्सम का फॉर्मूला बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है। और ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे मिलाएं हम लोग, जल के साथ जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो हम लोग का क्या मिल रहा है, जिप्सम मिल रहा है, जिप्सम, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है, तो इसको Na2CO3, तो क्या बन जा रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट बन जा रहा है, और जल बन रहा है, ये जल है, और ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा। समझ में आया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 7 नंबर देखिए, आपके पास 2 विलयन है, ठीक है, A और B है, ठीक है। A के pH मान 6 है, क्या है, A का pH मान हम लोग का 6 है, चलिए लिख देते हैं। B का pH मान 8 है, B का pH मान कितना है, 8 है, तो कौन अम्ल है, देखिए 7 से कम A है तो ये अम्ल हो जाएगा, और ये 7 से अधिक है मतलब ये क्षार है, बेस है, ठीक है, क्षार है। चलिए जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है, बिल्कुल क्षारीय होता है, 7 से जो अधिक होगा वो क्षार होता है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम हो उससे अम्लीय होते हैं, उसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसलिए विलयन A में अम्लीय और विलयन B में क्षारीय है, इसलिए विलयन A में क्या है, अम्लीय है, और B में क्षारीय है, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। अम्लीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होता है, लेकिन बोल रहा क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता की कम हो जाता है, ठीक है, कम होता है। इसलिए विलयन हम लोग का कौन किसमें बोरा अधिक होता है, इसलिए विलयन A हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होता है, क्षारीय से अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस आयन की सांद्रता विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीय गुण बढ़ता है। क्या होता है? H प्लस आयन होने से क्या होता है? उसमें अम्लीय जो गुण होते हैं उसका वृद्धि होता है। H प्लस आयन की सांद्रता कम होने पर विलयन का क्षारीय गुण बढ़ता है। अगर कम हो जाता है H प्लस के आयन का सांद्रता मान, तो उसमें क्या होता है? विलयन का गुण जो होता है उसमें क्षारीय गुण बढ़ता है। समझ गए? अगर अम्लीय गुण बढ़ता है तो उसमें आयन की H प्लस आयन बढ़ने लगेगा, और H प्लस आयन अगर कम हो जाएगा तो उसमें क्षारीय होगा। ठीक है, समझ गए? बहुत ही आसानी से समझा दिए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, क्या क्षारकीय विलयन H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। देखिए, हाँ, क्षारकीय विलयन H प्लस आयन भी होते हैं, परंतु इनका सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता से बहुत ही कम होता है। OH माइनस सांद्रता से क्या होता है? बहुत ही कम होता है। आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण यह क्षारीय होता है। आयन की सांद्रता अधिक होने से क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखिए। आम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल में को अम्ल में? देखिए इसका उत्तर, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। अत्यंत उष्माक्षेपी मतलब धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, सांद्र अम्ल के जल मिलाने पर उत्पन्न हुए उष्मा के कारण वह मिश्रण असफलित हो जाता है। असफलित होकर वो क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है, तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। उस तरह की क्या होगा? किसी भी तरह का दुर्घटना भी घट सकती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है। अगर अत्यधिक तापमान गर्म रहेगा वहाँ, तो क्या हो जाएगा? जो कांच में हम लोग उसका क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें टूट जा सकता है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे क्या होता है? जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग दीर्घ वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तर जो उत्तरीय प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत यार बार बार पूछे जाने वाले बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न है। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, समझिए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर को, दीर्घ उत्तर को। धोने की सोडा, ठीक है, क्या है? धोने की सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग हम लोग बताना है। क्या है? धोने के, चलिए पहले धोने के सोडा का दो प्रमुख उपयोग हम लोग देखते हैं। धोने के सोडा को कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? कांच बनाने में, साबुन तथा कागज के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। धोने वाला सोडा को कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? कांच, साबुन तथा कागज की फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, और घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा जो होता है घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। चलिए बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग है। क्या क्या प्रमुख उपयोग है? सोडा अम्ल अग्निशामक होते हैं। सोडा अम्ल क्या होता है? ये अग्निशामक भी होते हैं। खाने की चीजों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। जिसे इसको बेकिंग सोडा, पकौड़ी बनाते हैं ना, पकौड़ी, तो उसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा थोड़ा डालने से क्या होता है? ज्यादा फूल जाता है।
ठीक है। इसी तरह है फूलने का, और इसमें ब्रेड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड को फूलना पड़ता है, ज़्यादा फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला क्या करता है, ताजे दूध में एक बेकिंग सोडा मिला देता है, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसमें 2 प्रश्न है, देखिए। ताजे दूध पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? ठीक है, इसका आंसर पहले जान लेते हैं। क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। बेकिंग सोडा की जो प्रकृति होता है वो हमेशा क्षारीय होता है। यह दूध के पीएच मान को बढ़ा देता है, यह दूध का पीएच मान को बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। जिसके कारण बेकिंग सोडा, जैसे दूध फट जाता है जल्दी, तो उसमें थोड़ा सा अगर बेकिंग पाउडर मिला देते हैं, तो बेकिंग पाउडर अगर खाने वाला सोडा मिला देते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, उसमें दूध की जो अधिक समय तक खराब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर देखते हैं। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? चलिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्यों लगता है ज़्यादा लॉन्ग टाइम? चलिए इसका आंसर बी देखिए। इस दूध की दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध की क्षारीय गुण लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, उसको उदासीन करने के बाद ही हम लोग का दही का निर्माण होता है, जिसमें उदासीन होने के लिए इसको अधिक समय की खपत होती है, अधिक समय लगता है। समझ गए? दूसरा, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। 5 बिलियन दिया हुआ है, ABCD करके सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है। पीएच का मान पहला 4 है, उदासीन का 4 है, उसके बाद 1 है प्रबल क्षार का, उसके बाद 11 है, उसके बाद 7 है और 9 है। ठीक है, यही है पीएच मान। इसको हम लोग देखते हैं। ए का उदासीन है, 4 क्या बोल रहा है, उदासीन है, लेकिन बिलियन डी पीएच मान 7 है। पीएच मान इसका कितना है? 7 है। प्रबल क्षारीय का कितना है? देखिए, प्रबल क्षारीय का बिलियन कितना है? पीएच मान 11 है। प्रबल क्षारीय का पीएच मान क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रबल अम्लीय के बिलियन में बी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। प्रबल बिलियन में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, डी दुर्बल अम्लीय में कितना होना चाहिए? पीएच मान 4 होना चाहिए। दुर्बल अम्लीय में 4 होना चाहिए। दुर्बल क्षारीय में कितना होता है? पीएच मान 9 होता है। दुर्बल क्षारीय में पीएच मान 9 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह पीएच मानों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को आरोही क्रम में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं बताइए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए अब देखने में आंसर, क्वेश्चन को देखने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बोलते हैं, और जिंक Zn को बोलते हैं। तो जिंक सल्फेट बन रहा और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, कि जूम कर दें? चलिए जूम कर देते हैं आप लोग का। अब दिख रहा? चलिए अब दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किए हैं हम लोग? H2SO4 किए हैं, प्लस जिंक हम लोग मिला दिए हैं। जिंक के साथ अभिक्रिया करने से हम लोग का ZnSO4 और H2O निकल रहा है। H2O का है गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। इस इंपॉर्टेंट VVI है क्वेश्चन, पूछने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर से। चलिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? पट्टी के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, HCl लिए हैं, प्लस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किए हैं। देखिए यहाँ
हम लोग समझाते हैं। HCl प्लस मैग्नीशियम, तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड निकल रहा, क्या निकल रहा है, यहाँ एरो दीजिएगा, बन नहीं रहा। यहाँ क्वेश्चन आपको छोटा छोटा करके लिख के हम बता दे रहे हैं ताकि एक लाइन में होने से ना बेहतर से आप भी समझ पाइएगा। जिसे HCl है, HCl है, चलिए ले लिए हम लोग। उसके बाद क्या से रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियल। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड निकल रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2 होता है, प्लस हम लोग का हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन के यहाँ बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे तभी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी यहाँ 2 हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है ऑलरेडी, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब हम लोग का ये 2 कैसे आया पता चला ना, क्योंकि इसको संतुलित किए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बैलेंस किए, दोनों तरफ हम लोग का समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है, इसी के लिए बोलते हैं, ठीक है। चलिए सी नंबर देखिए, अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए हैं, H2SO4 ले लिए हैं और L ले लिए हैं। Al किसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम को बोलते हैं। इसके साथ L2SO4 3 हो गया, ठीक है। इसको 3 देखिए, यहाँ SO4 3 है तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन से करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एल्यूमिनियम कितना है, L2SO4 3 हो गया, उसके बाद 3H2 निकल रहा, 3H2 एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया और उसके बाद हाइड्रोजन निकल रहा, ठीक है। हाइड्रोजन निकल गया है, देखिए हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है, गैस है। चलिए डी नंबर देखिए, डी नंबर समझिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं वो रेतन के साथ क्या है, अभिक्रिया करता है, क्या है, हाइड्रोजन। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल लिए हैं, हाइड्रोजन क्लोरिक HCl बोलते हैं, ठीक है। लोहा लिए, लोहा जिसको संकेत में Fe बोलते हैं, और फेरिक क्लोराइड बनता है, FeCl3 बन रहा है तो फेरिक क्लोराइड हो रहा। उसके बाद H2 बाहर गैस निकाल दिए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से गुना किए, यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से, और यहाँ 6 से गुना किए, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और 3 कितना 6 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 करना होगा। फिर देखिए Cl2 6 है, तो यहाँ भी देखिए Cl3 कितना है, 3 है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दिए तो 2 से 6 हो गया क्लोरीन भी, तो इसको हम लोग पूरा बैलेंस बना दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देखिए 5 नंबर समझते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल में ग्लूकोज जैसे क्वेश्चन को समझें कि नहीं। यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, HCl का होता है जिसमें हाइड्रोजन विघटित होकर उसमें H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से वो नहीं रह सकते हैं। यह जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन HO3O+ बनाते हैं। इसी कारण HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl और जल लिए तो H2O लिए तो क्या हो गया, यहाँ देखिए तो H+H2 लिए तो HO3 बन रहा, हाइड्रोनियम आयन बन रहा, ठीक है। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन को हाइड्रोजन आयन H+ हाइड्रोनियम आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। इसलिए क्या होता है, इसमें अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। इतने था हम लोग का चैप्टर 2 में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने आस पड़ोस में पढ़ते हैं दोस्त लोग सभी को लिंक क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ठीक है। पहले आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आसानी से वो भी बोर्ड में अच्छे मार्क से पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर 3 को देखेंगे, ठीक है।